जरा सोचिए, 15 अगस्त 1947 की सुबह देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन अंग्रेज हमारे लिए एक खाली तिजोरी और एक ठप पड़ी अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे। हमारे नेताओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लाखों लोगों के लिए बिल्कुल जीरो से एक नई इकोनॉमी बनाना। तो आज हम जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये सिर्फ कोई इतिहास का पाठ नहीं है। ये हमारे आज के भारत की नींव की कहानी है। इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज हम अपनी इकोनॉमी में जो भी अच्छी या बुरी चीज़ें देखते हैं, उन सब की जड़ें इसी दौर में हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आज़ादी के बाद भारत ने अपने लिए कौन सा आर्थिक रास्ता चुना। फिर हम उन 4 बड़े गोल्स को जानेंगे जो हमारे 5 ईयर प्लान्स का आधार बने। इसके बाद हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में हुए बड़े बदलावों को समझेंगे और आखिर में हम इन 40 सालों का एक रिपोर्ट कार्ड देखेंगे और परीक्षा के लिए ज़रूरी बातें भी जानेंगे। आज़ादी के बाद पंडित नेहरू और हमारे दूसरे नेताओं के सामने सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल था, भारत के लिए कैसी इकोनॉमिक सिस्टम चुनी जाए। एक ऐसा सिस्टम जो कुछ अमीर लोगों के लिए नहीं बल्कि देश के हर इंसान के भले के लिए काम करे। तो देखिए, हमारे सामने मोटे तौर पर 3 रास्ते थे। पहला था कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, जैसा अमेरिका में है। इसमें सब कुछ बाजार तय करता है, मतलब जिसके पास पैसा है उसे सामान मिलेगा। लेकिन ये रास्ता हमें ठीक नहीं लगा क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर लोग तो गरीब थे। दूसरा रास्ता था सोशलिज्म यानी समाजवाद, जहां सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है। नेहरू जी इससे काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन भारत जैसे लोकतंत्र में पूरी तरह से इसे लागू करना मुश्किल था। इसलिए हमने चुना एक बीच का रास्ता, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका मतलब था कि प्राइवेट और सरकारी कंपनियां दोनों मिलकर काम करेंगी। और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए 5 ईयर प्लान्स यानी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई और इन सभी योजनाओं के पीछे 4 बहुत ही महत्वपूर्ण कॉमन गोल्स थे। चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला गोल था ग्रोथ यानी समृद्धि। इसका सीधा सा मतलब है देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, जिसे हम जीडीपी से नापते हैं। अब जीडीपी को एक केक समझिए। अगर केक का साइज ही छोटा होगा तो सबको टुकड़ा कैसे मिलेगा? इसीलिए केक का साइज बड़ा करना यानी देश का प्रोडक्शन बढ़ाना पहला लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण। अब इसका मतलब सिर्फ नई नई मशीनें और टेक्नोलॉजी लाना ही नहीं था। इसका एक और बहुत जरूरी मतलब था समाज की सोच में बदलाव लाना, जैसे कि ये मानना कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार हैं और वो भी फैक्ट्री, बैंक या स्कूल में काम कर सकती हैं। तीसरा और बहुत जरूरी लक्ष्य था सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता। ये इतना जरूरी क्यों था? सोचिए, हम 200 साल की गुलामी के बाद अभी अभी आज़ाद हुए थे। हमारे नेताओं को ये डर था कि अगर हम खाने पीने जैसी ज़रूरी चीज़ों के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे तो वो देश हमारी आज़ादी पर फिर से असर डाल सकते हैं। और चौथा, शायद सबसे ज़रूरी लक्ष्य था इक्विटी यानी समानता। जरा सोचिए, देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, केक का साइज तो बड़ा हो रहा है, लेकिन उसका सारा फायदा सिर्फ अमीर लोगों को मिल रहा है। तो ऐसी ग्रोथ का क्या फायदा? इक्विटी का मतलब था कि विकास का फायदा देश के सबसे गरीब इंसान तक भी पहुंचना चाहिए। तो याद रखिए, ग्रोथ का मतलब है केक का साइज बड़ा करना और इक्विटी का मतलब है ये पक्का करना कि उस केक का एक टुकड़ा सबको मिले। आज़ादी के समय हमारे देश में खेती की हालत बहुत ही खराब थी। प्रोडक्शन बहुत कम था और किसान पूरी तरह बारिश पर निर्भर थे। इस हालत को सुधारने के लिए सरकार ने 2 बड़े कदम उठाए। पहला कदम था जमींदारी सिस्टम को खत्म करना। ये जमींदार सालों से किसानों का शोषण कर रहे थे, तो सरकार ने इस प्रथा को ही खत्म कर दिया। दूसरा बड़ा कदम था लैंड सीलिंग, यानी ये तय कर देना कि एक परिवार अपने पास ज्यादा से ज्यादा कितनी जमीन रख सकता है। इसका मकसद था बड़े जमींदारों से एक्स्ट्रा जमीन लेकर उसे भूमिहीन किसानों में बांट देना। लेकिन सच कहूं तो ये सुधार पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि बड़े जमींदारों ने कानून में ही कमियां ढूंढ ली और सालों तक अदालतों में केस को उलझाए रखा। लैंड रिफॉर्म से थोड़ी मदद तो मिली, पर देश में खाने की कमी की समस्या अभी भी बनी हुई थी। जो असली बदलाव आया वो था ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति से। ये वो क्रांति थी जिसने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया और इस क्रांति का सबसे बड़ा हीरो था HYV बीज यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। लेकिन इन HYV बीजों की कुछ शर्तें थी। इन्हें सिर्फ खेत में डाल देने से काम नहीं चलता था। इन्हें चाहिए था भरपूर पानी, अच्छी खाद और कीटनाशक।
और ये सब उस वक्त काफ़ी महंगा था। इसीलिए शुरुआत में इसका फ़ायदा सिर्फ पंजाब और तमिलनाडु जैसे अमीर राज्यों के किसानों को ही मिला। पर धीरे धीरे ये तकनीक पूरे देश में फैल गई। और इसकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या थी? यही कि भारत अब खाने के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं था। और सोचिए, जब बाजार में अनाज ज़्यादा आने लगा तो क्या हुआ? अनाज की कीमतें कम हो गई, जिसका सीधा फायदा देश के हर गरीब इंसान को मिला। अच्छा, सरकार ने किसानों को ये नई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए सब्सिडी दी, यानी खाद और बीज जैसी चीजें सस्ती दरों पर दी। इस पर आज भी बहस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि सब्सिडी अब बंद कर देनी चाहिए क्योंकि ये सरकारी खजाने पर बोझ है और इसका फायदा बड़ी कंपनियों और अमीर किसानों को ज्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि भारत में खेती आज भी बहुत रिस्की है और गरीब किसान बिना सब्सिडी के खेती कर ही नहीं सकते। तो खेती से देश का पेट तो भरने लगा था, पर देश की तरक्की के लिए सिर्फ खेती काफी नहीं थी। लोगों को नौकरियां देने और देश को मॉडर्न बनाने के लिए इंडस्ट्रीज यानी कारखानों की जरूरत थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। उस समय टाटा बिरला जैसे बहुत कम उद्योगपति थे जिनके पास बड़े बड़े स्टील प्लांट या पावर प्लांट लगाने के लिए पैसा हो। इसलिए सरकार को खुद आगे आना पड़ा। और इसी सोच के साथ 1956 में सरकार एक बहुत जरूरी पॉलिसी लेकर आई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इसने उद्योगों को 3 कैटेगरी में बांट दिया। पहली कैटेगरी में वो उद्योग थे जो सिर्फ और सिर्फ सरकार चलाएगी, जैसे हथियार, एटॉमिक एनर्जी। दूसरी कैटेगरी में सरकार लीडर थी पर प्राइवेट सेक्टर भी मदद कर सकता था। और तीसरी कैटेगरी में बाकी बचे उद्योग थे जिन्हें प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन प्राइवेट सेक्टर पर भी सरकार का पूरा कंट्रोल था। अगर किसी को कोई नई फैक्ट्री खोलनी है या अपनी पुरानी फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसे सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। इसका एक अच्छा मकसद ये था कि उद्योग सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि पिछड़े इलाकों में भी लगे। पर जल्द ही ये सिस्टम एक बड़ी मुसीबत बन गया, जिसे हम लाइसेंस राज के नाम से जानते हैं। उस समय की हमारी ट्रेड पॉलिसी यानी व्यापार नीति को हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब था, जो भी सामान हम विदेशों से मंगाते हैं यानी इंपोर्ट करते हैं, उसे अपने ही देश में बनाने की कोशिश करो। इसे इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य था हमारे देश की नई नई कंपनियों को विदेशी कंपटीशन से बचाना। अच्छा, अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए सरकार ने 2 मुख्य हथियारों का इस्तेमाल किया, टैरिफ और कोटा। इनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से सुनिए। टैरिफ का मतलब है टैक्स। जब विदेश से आने वाले सामान पर टैक्स लगता है तो वो महंगा हो जाता है। और कोटा का मतलब है क्वांटिटी, यानी सरकार ये तय कर देती थी कि कोई भी सामान कितनी मात्रा से ज्यादा देश में इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो 1950 से लेकर 1990 तक इन 40 सालों में जो नीतियां अपनाई गईं, उनका नतीजा क्या रहा? चलिए अब इसका एक रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, जिसमें कुछ अच्छी बातें भी थीं और कुछ कमियां भी। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये हमारी इकोनॉमी की बदलती हुई तस्वीर है। देखिए, 1950 में हमारी जीडीपी में खेती का हिस्सा लगभग 59% था, जो 1990 तक घटकर करीब 35% रह गया। वहीं इंडस्ट्री का हिस्सा 13% से बढ़कर लगभग 25% हो गया। ये बहुत बड़ा बदलाव था। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक खेती पर निर्भर देश नहीं रहा था। अगर उपलब्धियों की बात करें तो हम खाने के मामले में आत्मनिर्भर हो गए, जो एक बहुत बड़ी बात थी। जमींदारी प्रथा खत्म हुई और हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी काफी डाइवर्स हो गया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। कई सरकारी कंपनियां बहुत घाटे में चलने लगीं। लाइसेंस राज की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ा और क्योंकि बाहर से कंपटीशन था ही नहीं, तो हमारे देश में बनने वाली चीजों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं थी। लोगों के पास जो मिल रहा था उसे खरीदने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था। तो ये थी 1950 से 1990 तक की कहानी। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो आपको परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाएगा। अब हम इस चैप्टर के सबसे जरूरी पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज करेंगे और समझेंगे कि उन्हें याद कैसे रखना है। ये वो की पॉइंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। प्लानिंग कमीशन 1950। 4 बड़े लक्ष्य कौन से थे? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। लैंड रिफॉर्म्स में 2 बातें थीं, जमींदारी का खात्मा और लैंड सीलिंग। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब HYV बीजों का इस्तेमाल। IPR 1956 ने इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में बांटा था और हमारी ट्रेड पॉलिसी थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसके लिए टैरिफ और कोटा का इस्तेमाल हुआ। ये पॉइंट्स आपके 1 मार्क क्वेश्चंस और MCQs के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। इस चैप्टर की तैयारी करते समय सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं है, हर पॉलिसी के पीछे का क्यों समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन, IPR 1956 और वो 4 गोल्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पर खास ध्यान देना है।
और जाने से पहले कुछ सवालों पर जरूर सोचिएगा, जैसे अगर सरकार खेती में सब्सिडी देना बंद कर दे तो छोटे किसानों का क्या होगा? और क्या ग्रोथ और इक्विटी यानी समृद्धि और समानता हमेशा साथ साथ चल सकते हैं? अगर इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया तो कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। बस आत्मविश्वास बनाए रखिए, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी।